ओके, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर होगी। अच्छा, लास्ट क्लास में जिस तरह मैंने बताया था कि हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग के जितने मॉडल्स थे ऑलमोस्ट वो हमने कवर कर लिए। और भी बेशुमार मॉडल्स हैं मशीन लर्निंग के लिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए, लेकिन मोस्टली जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो आपको यहाँ पे करा दिए गए हैं जेनेट में। अभी आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या फ़र्क था भला? हाँ, तो जब हमने मशीन लर्निंग स्टार्ट की थी तब हमने मशीन लर्निंग की ये टाइप्स देखी थी आगे की। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है और रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है। तो हमारे पास जो सुपरवाइज्ड लर्निंग थी, जो हम पिछले मॉडल्स में हम देख रहे थे, उसमें क्या था कि जैसे हमारे पास आइरिस का डाटा सेट होता था, उसमें कुछ फीचर्स होते थे और उसके अकॉर्डिंग लेबलिंग हुई होती है, यानी कि टारगेट वैल्यू हमारे पास मौजूद होती थी कि इन फीचर्स की बेस पे हम हमारे पास आगे लिखा होता था कि अगर किसी फूल की पेटल की लेंथ इतनी है, पेटल की विड्थ इतनी है, सेपल की लेंथ इतनी है और सेपल की विड्थ इतनी है, तो हमारे पास ये आइरिस सेटोसा का फ्लावर है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जब हम जाते हैं तो हमारे पास आखिर पे कहने की टारगेट नहीं दिया गया होता है, यानी कि हमारे पास वाई जो होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो नहीं गिवन होता। अब हमारे मॉडल ने खुद अंडरस्टैंड करना है, खुद पैटर्न्स ढूंढने हैं कि किस तरह से वो पैटर्न ढूँढे और उनको फिर क्लस्टरिंग फॉर्म में इकट्ठा करता है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को समझने के लिए इसकी एक और एग्जांपल या किधर ये इस्तेमाल होती है, इसकी एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि जैसे हम कोई चेयर है मैन्युफैक्चर्स करते हैं, चेयर मैन्युफैक्चर्स करते हैं। अब उसमें हमारे पास ये है कि हमने ये देखना है कि इसमें से जो डिफेक्टेड पीस है वो हम अलग करते जाएँ और जो चेयर के पीस बिल्कुल ओके हैं वो हम आगे स्टोर्स में बेचते जाएँ। तो अब हमारे पास क्या है कि कंपनी ने कहा कि हम तो ये काम इजीली कर सकते हैं कि हम क्या करें कि कैमरा लगा दें और कैमरे में हर पीस डिटेक्ट हो और उसमें से वो जो हमारे पास पीस मतलब कहने के ओके है उसको वो के ठीक आगे चले जाए और जो पीस ओके नहीं है जिसमें कोई डिफेक्ट उसको नज़र आए उसको वो मार्क करता जाए। तो अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास कंपनी कैमरा तो लगा देगी, अब पीछे जो मॉडल है अगर उसको हमने कोई डाटा देना है तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए उसको साथ हमें लेबलिंग भी करनी पड़ेगी। लेट्स से अगर हम 10,000 हमारे पास चेयर्स हैं और 10,000 चेयर्स में से सिर्फ 1,000 डिफेक्टिव थी और हमारे पास जब हम मॉडल को वो डाटा प्रोवाइड करें तो हमें एक ह्यूमन एफर्ट भी चाहिए कि जब मॉडल को हम डाटा प्रोवाइड करें तो उसको हम बताएंगे ये देखो इसकी तुमने लेट्स से चेयर की 4 लेग्स थी, 2 हम कह रहे हैं आर्म्स हैं और एक उसकी मतलब कह लें कि बैक साइड है। इन सब चीज़ों को जब वो देखेगा तो उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि अच्छा ये फीचर्स हैं और अब हमारे पास ये अगर सारी चीज़ें ओके थी तो हम उसको कह रहे हैं कि ये पीस ओके है। और इन केस अगर वो उसमें कोई डिफेक्ट था तो फिर ह्यूमन लेबल करेगा कि हमारे पास ये चीज़ ठीक नहीं है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हम कोई ऐसा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मॉडल यूज़ करते हैं जो कि ऑटोमेटिक क्या करे कि वो सिमिलर जो चीज़ें हैं यानी कि जिसमें डिफेक्ट नहीं था उन जो हमारे पास कह लें कि पीसेस हैं उनको इकट्ठा करता जाएगा और जब वो उनको इकट्ठा करता जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो एक तरफ आती जाएँगी, एक ग्रुप बनता जाएगा और जब हमारे पास जो डिफेक्टेड वाले थे वो दूसरी तरफ ग्रुप बनाते जाएँगे क्योंकि सिमिलैरिटी की बिना पे हम उनके क्लस्टर्स बना रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑटोमैटिकली हमें ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर नहीं हुई बल्कि मशीन ने ऑटोमैटिक क्या किया, जो सिमिलर चीज़ें थी, जो बिल्कुल एक्यूरेट पीसेस थे उनको एक तरफ मतलब एक क्लस्टर में इकट्ठा कर दिया और इस तरह वो ऑटोमैटिकली ट्रेन हो गया। अब हम क्लस्टरिंग की तरफ आगे चलते हैं कि क्लस्टर से मुराद क्या है हमारे पास। जिस तरह मैंने आपको बताया क्लस्टरिंग में हमारे पास क्या हो रहा था कि हम ग्रुप्स बना लेते हैं, जो सिमिलर इंस्टांसेस होते हैं, सिमिलर डाटा पॉइंट्स होते हैं, उनके हम ग्रुप्स बनाते जाते हैं और वो मिलके एक क्लस्टर बन जाता है। जिस तरह हमारे पास प्लांट का ग्रुप है,
कोई कि उस प्लांट के ग्रुप में ये सारे किस्म के फ्लावर्स आ जाते हैं, ये इस तरह से। जैसे रोज़ है, तो रोज़ फ्लावर का वो उनमें सिमिलैरिटीज़ होंगी कि उनकी जो फूल का रंग है वो एक जैसा होगा, उसकी बेस पे डाटा पॉइंट से करीब-करीब होंगे, उनको वो एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह अगर ट्यूलिप फ्लावर था साथ, हमारे पास उसका डाटा मौजूद था उसी में, तो हमारा ऑटोमेटिकली दिखेगा कि इसका कलर मुख्तलिफ है, तो हमारे पास ट्यूलिप वालों को वो अलग-अलग दूसरे क्लस्टर में इकट्ठा करता जाएगा। तो वैसे एज़ सच तो कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है क्लस्टर की, लेकिन ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे और डिफरेंट सिनेरियोज़ पे कि किस तरह से वो उसको क्लस्टर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ जो क्लस्टर्स होते हैं या कुछ जो हम क्लस्टर्स बनाते हैं, वो हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के गिर्द बना लेते हैं। हम एक कोई सेंटर पॉइंट चूज़ करते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं सेंट्राइड का, और हम कहते हैं कि जो सेंट्राइड है, उसके गिर्द वो सारे इंस्टांसेस क्या होते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, और हर दफ़ा हम उस सेंट्रॉइड को अपडेट करते रहते हैं, इंस्टांसेस जैसे-जैसे ज़्यादा होते जाते हैं, और इस तरह हमारे पास एक क्लस्टर बनता जाता है एक सेंटर पॉइंट के लिए। इसी तरह अगर हमारे पास समटाइम्स हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट एक दूसरे के करीब है, उनका डिस्टेंस आपस में फाइंड करते हैं और हम एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग बना लेते हैं। बाकी आगे हम इसको मज़ीद इन डेप्थ देखते हैं। हमारे पास 2 तरह के क्या है कि हम मॉडल्स हैं जो देखेंगे, एक होगा के मीन्स क्लस्टरिंग, और हायरार्किकल में हम एक और मॉडल को देखेंगे। हम उसकी टेक्निक्स वगैरह भी देखेंगे। है यहाँ तक थ्योरेटिकल बातें समझ आ रही? ओके। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, जो के मीन्स क्लस्टरिंग है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम के की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करते हैं। सेंट्राइड पॉइंट मैंने बताया रैंडमली असाइन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास उनकी वैल्यू को कंप्यूट करता है और अपडेट करता रहता है। अब इसको मैं आपको ना इधर से समझाता हूँ। जैसे लेट्स से ना हमने एक ये डाटा सेट जनरेट किया, जिस तरह आपको पता है हम सिंथेटिक डाटा सेट जनरेट करते हैं, ब्लॉक बना लिए। हमारे पास अगर हम देखें तो ये इस तरह से ना 5 ब्लॉक्स बन गए ना, ऐसे यूँ। जैसे एक ब्लॉक जो बिल्कुल अकेला है, यहाँ से आपको अंदाज़ा है कि ये एक सिंगल ब्लॉक है। ये हमारे पास एक दूसरा आ गया, और ये एक तीसरा ग्रुप है कोई, और यहाँ पे 4 ग्रुप है, और ये वाला 5। अच्छा, अब हम इस पे अगर के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं, तो मेरा होता है कि हमारे पास क्या होता है कि हम क्लस्टर्स की ना वैल्यू दे रहे होते हैं कि हमने के नंबर को खुद से चूज़ करना होता है इनिशियली कि हम कितने क्लस्टर्स चाहते हैं। तो उस टाइम हमने क्या किया, हमने अपने कोड में एन क्लस्टर्स की वैल्यू दे दी 5। इसी तरह इसके बाद अब जब हमने एन क्लस्टर्स की वैल्यू दे दी है, तो अब वो क्या करेगा, जब हमारा के मीन जाएगा इस डाटा सेट के ऊपर, तो रैंडमली कुछ पॉइंट्स को सेंट्रॉइड के तौर पे चूज़ कर लेगा। जब वो सेंट्रॉइड के तौर पे चूज़ करेगा, फिर उसके गिर्द वो क्लस्टर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देगा। जैसे अगर हम कहें, तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये ग्रे सा पॉइंट है, यहाँ पे ये रेड से पॉइंट है, इस तरह ये जो बड़े-बड़े आपको सर्कल या कह लें बॉल्स नज़र आ रही हैं। जैसे इस क्लस्टर में अगर हम देखें, तो ये आपको मैन पे एक ये डॉट नज़र आ रहा होएगा। ये हमारे पास बेसिकली सेंट्रॉइड पॉइंट है। तो अब सेंट्रॉइड पॉइंट क्या करता है, सेंट्रॉइड पॉइंट ये करता है कि उसके आस-पास के जितने ये इंस्टांसेस आते हैं, जितने डाटा पॉइंट्स थे, इन सब का वो मीन डिस्टेंस फाइंड करता है, या डिस्टेंस कह लें फाइंड, जितना वो इसके करीब होंगे। जैसे मिसाल देते हैं कि ये पॉइंट था हमारे पास, इसका डिस्टेंस इस सेंट्रॉइड के करीब था, इसलिए इसने इसको इस क्लस्टर में शामिल किया। और अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस हम इस सेंटर से देखें, तो इसका जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों का आपस में दूर है। तो इस वजह से ये हमारे पास जो डाटा पॉइंट था उस क्लस्टर में शामिल नहीं हुआ। तो यानी कि हमारे पास सेंट्रॉइड पॉइंट हम रैंडमली देते हैं, जो मॉडल है वो रैंडमली एक सेंट्रॉइड पॉइंट लेता है, और फिर उस सेंट्रॉइड पॉइंट के गिर्द क्या करता है, जो इंस्टांसेस होते हैं उनका डिस्टेंस फाइंड करता रहता है, और जो उसके करीब होते हैं उनको वो अपने क्लस्टर में इकट्ठा करता रहता है, और जो उससे मतलब दूर होते हैं उनको वो अपने क्लस्टर में इकट्ठा नहीं करता। जैसे अगर हम ये देखें, यहाँ पे अब ये 2 क्लस्टर हैं, एक ये वाला क्लस्टर है और एक ये वाला क्लस्टर है। इसमें अगर हम देखें, तो इसका जो सेंट्रॉइड पॉइंट है, इसकी वैल्यू इस डिस्क के साथ और इस सेंटर पॉइंट के साथ इसकी वैल्यू, तो किसकी कम है? इस वाली की कम है ना, जो ये येलो ग्रीन से। तो हमारे पास क्या हुआ, इसलिए ये वाला जो हमारे पास डाटा पॉइंट है, ये इस क्लस्टर में मर्ज हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो के मीन्स ये क्लस्टरिंग का जो मॉडल होता है, वो काम कर रहा था कि उसमें हम
अब इसमें तो हमने के की वैल्यू जो इनिशियलाइज़ की है 5 इसलिए भी कर दी कि हमारे पास डाटा सेट को देख के ही हमारे पास मतलब है कि हम देख सकते हैं कि तकरीबन 5 किस्म के ग्रुप्स बन रहे हैं। अब हमारे पास हम क्लस्टर्स के ना जो सेंटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें -2.08 और 2.2, तो ये देखें -2.08 यानी कि यहाँ के सीट पे ये वाला सेंटर आया, और यहाँ से अगर हम देखें 2.25 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 2.28 समथिंग पे ही ये वैल्यू मौजूद है। इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि हमने सेंटर पॉइंट जो उसने एज अ सेंटर पॉइंट वैल्यू ली है, सेंट्राइड पॉइंट ली है, उनकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह ये बाकी सब क्लस्टर्स की भी वैल्यूज़ मौजूद हैं। अगर हम डिसीजन बाउंड्रीज जिस तरह से हम डिसीजन ट्री की दफ़ा क्रिएट करते थे, उस टाइम डिसीजन बाउंड्रीज अगर क्रिएट करके देखें तो ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है। उसने 1 2 3 4 और 5 यानी कि 5 बाउंड्रीज उसने जनरेट की हैं। अलबत्ता अगर हम देखें जिस तरह कुछ जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर ही लाई कर रहे हैं और ये मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में। लेकिन जिस तरह ये वाला जो क्लस्टर था जो बिल्कुल अलग था, उसको देखिए उसने बिल्कुल अलग सेपरेट किया, और ज़्यादातर जो इसके इंस्टेंस हैं बिल्कुल कह लें कि अपनी अपनी कैटेगरी में उन्होंने लाई की है। कुछ हैं जो हमारे पास कहने के मिस लेबल क्लासीफाई हुए होंगे या मिस क्लासीफाई हो गए हैं। लेकिन अब हमने ये तो देख लिया कि एल्गोरिदम मतलब है कि काम किस तरह से कर रहा है। लेकिन अब मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो 2 तरीके हो सकते हैं इस एल्गोरिदम के काम करने के। या तो हमारे पास सेंट्रोइड गिवन हो, जब सेंट्रोइड गिवन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ईज़िली हर जो डाटा पॉइंट है उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जिसका डिस्टेंस क्लोज़ होगा सेंट्रोइड के, उसको साथ हम क्या करते जाते हैं, उसको असाइन करते रहते हैं। तो या दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास हर जो डाटा पॉइंट है उसके लेबल्स मौजूद हो, और उसकी बेस पे हम क्या करें, उनका सेंट्रोइड कैलकुलेट करें, उनकी मीन वैल्यू लेके, और फिर उस मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उन सारों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन अब हमारे केस में क्या हो रहा होता है, ना तो हमारे पास सेंट्रोइड गिवन होता है और ना ही हमारे पास डाटा लेबल होता है। अब फिर हम कैसे के मीन्स क्लस्टरिंग मतलब कैसे ये अप्लाई करते हैं, कैसे इन चीज़ों को देख रहा होता है। तो अब इसमें हमारे पास ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम के की वैल्यू रैंडमली चूज़ करते हैं। जब हम के की वैल्यू रैंडमली चूज़ करते हैं तो ये भी क्या करता है, सेंट्राइड भी रैंडमली कोई भी पॉइंट को सेंट्राइड बना लेगा। फिर उस सेंट्राइड पॉइंट में क्या करेगा, वो एक-एक पॉइंट का उससे डिस्टेंस फाइंड करता है। जो भी मैंने बात बोली आपको इस फिगर से क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर हम ये देखें, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एल्गोरिदम मतलब डाटा सेट था। इसे हमारे पास क्या हुआ कि जब हमने के मीन्स क्लस्टरिंग का मॉडल इनिशियलाइज़ किया तो आप देखें कि इसका ये जो आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, बेसिकली इसने इस पॉइंट को सेंट्राइड ले लिया। ये जो क्रॉस है इस पॉइंट को सेंट्राइड ले लिया, ये क्रॉस था इसको एज अ सेंट्राइड पॉइंट ले लिया। अब अगर हम देखें तो ये क्रॉस अभी बिल्कुल सेंटर्स में मौजूद नहीं है, क्योंकि उसने हमने कहा ना जिस तरह हम के वैल्यू रैंडमली चूज़ करते हैं, इस तरह सेंट्राइड भी रैंडमली किसी भी पॉइंट को वो ले लेते हैं अपने अपने जो ग्रुप में, उसको लगते हैं कि ये यहाँ पे कोई ग्रुप मौजूद है। जैसे इसको लगा कि यहाँ पे एक ग्रुप मौजूद है, उसने यहाँ पे एक क्रॉस ले लिया। उसको लगा यहाँ पे एक ग्रुप मौजूद है तो उसने यहाँ पे एक क्रॉस ले लिया। तो इस तरह उसने ना 5 क्रॉस ले लिए। अब हर दफ़ा क्या होगा, ये जो क्रॉस है इसकी वैल्यू इसके आस-पास के जितने इंस्टेंस हैं उनसे हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद उसकी मीन पोज़ीशन लेते हैं और आस्ते-आस्ते ये क्रॉस सेंटर की तरफ मूव करता जाता है। जैसे अगर ये तो अभी फर्स्ट टाइम था ना, ये हमारे पास मेरा फर्स्ट इटरेशन थी। अगर हम सेकंड इटरेशन में देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो क्रॉस है वो देखें थोड़े-थोड़े करीब होते जा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये जो क्रॉस था, देखिए यहाँ पे ये इस क्लस्टर के पास था और ये क्रॉस भी इस क्लस्टर के पास है। तो यहाँ से ये क्रॉस उस क्लस्टर की तरफ जा रहा है आगे-आगे, और यहाँ पे ये जो क्रॉस था बिल्कुल जो साइड पे गया हुआ था, ये क्रॉस आस्ते-आस्ते अगर हम देखें तो सेंटर की तरफ मूव होना स्टार्ट कर गया। इसी तरह से अगर हम थर्ड इटरेशन में आते हैं जब, तो हमारे पास देखें ऑलमोस्ट हर जो क्रॉस है वो अपने-अपने क्लस्टर के सेंटर में पहुँच गए, यानी कि हमारे पास जो सेंट्रोइड है वो बिल्कुल दरमियान में आ गया। तो इस तरह से देखें हमारा जो के मीन्स क्लस्टरिंग होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, क्लस्टर्स के सेंट्रोइड जो पॉइंट होता है उसको डिस्टेंस कैलकुलेट करके मीन वैल्यू 2 पॉइंट्स के दरमियान और उस सेंट्रोइड पॉइंट के दरमियान उस सेंट्रोइड पॉइंट को आस्ते-आस्ते मूव करता जाता है, और इस तरह से मूव करता है कि बिल्कुल एंड में सेंटर पॉइंट के दरमियान में आ जाता है, यानी कि उस क्लस्टर के सेंटर में आ जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि किस तरह से सेंट्रोइड ऑटोमेटिकली चूज़ होते हैं, रैंडमली डाटा पॉइंट चूज़ होता है, और ऑटोमेटिकली किस तरह से क्लस्टर जो है कन्वर्ज होता जाता है। जो क्लस्टर के मीन्स क्लस्टरिंग है, इसने डाइवर्ज नहीं होना, इसने कन्वर्ज होना है, और ये एक पॉइंट पे आकर सेंटर पॉइंट में दरमियान में आ जाता है।
ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये है कि अब हमें किस तरह पता लगेगा कि हमने कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स चूज़ करने हैं। जैसे अभी हमारे केस में तो ऊपर हमने देखा कि हमारे पास क्या था कि 5 ग्रुप्स हमें थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 ग्रुप्स भी तो हो सकते थे ना। इनिशियल जो हमारे पास डाटा था इसमें हमने एक ग्रुप इसको कंसिडर किया था, ये सेकंड ग्रुप था, ये थर्ड ग्रुप था, ये 4 और ये 5। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो ग्रुप है ये तकरीबन एक ग्रुप भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इसके पॉइंट सारे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हैं। तो हमने यहाँ पे 5 ही क्यों लिया, तो हमने 4 क्यों नहीं चूज़ किया। तो अब ये जो चीज़ है कि नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हैं, ये इस तरह से हम चूज़ करते हैं। इसकी एक तो ये चीज़ हो सकती है कि हम ना इसकी कह लें कि इनर्शिया की वैल्यू देखें। अच्छा, अब इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है ना हमारे पास, इनर्शिया की वैल्यू ये है कि अगर हम k इक्वल टू 3 लें तो उस टाइम हमारे पास जो क्लस्टर में इनर्शिया की वैल्यू आ रही थी वो 653.2 आ रही थी। अब जैसे-जैसे हम k को इंक्रीज़ करते हैं इनर्शिया की वैल्यू कम होती जाती है। जैसे k इक्वल टू 8 करें तो इनर्शिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, 119 हो जाएगी। लेकिन आप ये भी साथ-साथ देखें कि k इक्वल टू 3 से मुराद है कि 3 क्लस्टर्स बनेंगे, k इक्वल टू 5 से मुराद है 5 क्लस्टर्स बनेंगे और k इक्वल टू 8 से मुराद है कि 8 ग्रुप बनेंगे, यानी कि 8 क्लस्टर्स बनेंगे। अब जितने ज़्यादा हम क्लस्टर्स बनाएँगे ऑटोमैटिकली इनर्शिया की वैल्यू कम होती जाएगी। अच्छा, अब इनर्शिया की वैल्यू है क्या? इनर्शिया की वैल्यू ये है हमारे पास कि हर जो हमारे पास पॉइंट है उसका सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कितना कम है। जितना हमारे पास सेंट्रॉइड और पॉइंट्स का डिस्टेंस आपस में कम होगा, उतना ज़्यादा इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो डेफ़िनेटली जितने ज़्यादा हम क्लस्टर्स बनाएँगे, क्लस्टर्स उतने छोटे होते जाएँगे, उतना जो सेंट्रॉइड पॉइंट है उसका डिस्टेंस अपने जो इर्द-गिर्द के डेटा पॉइंट्स है उनसे कम होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि k की वैल्यू इंक्रीज़ करने से इनर्शिया बेशक कम हो रहा है, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक रूल तो नहीं दे रहा ना कि हम बजाय इसके कि जितने पॉसिबल मतलब है कि ओरिजिनली ग्रुप्स होने चाहिए थे, हम उसकी बजाय ज़्यादा ग्रुप्स में उस चीज़ को डिवाइड कर दें। तो इस वजह से हमारे पास इनर्शिया की वैल्यू को सिर्फ दे के या रैंडमली गेस करके हम k की वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर सकते कि हम उससे, हाँ, हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देख सकते हैं कि जो हमें विजुअली अच्छा लग रहा है कि हाँ, अब ये ठीक है, तब भी है। लेकिन फिर भी कोई एक स्पेसिफिक रूल तो होगा ना जो हमारे पास मौजूद है। तो क्लस्टर की वैल्यू चूज़ करने के लिए हमारे पास जो रूल है उसको हम एल्बो रूल नाम देते हैं। अब एल्बो रूल क्या करता है? एल्बो रूल में भी हम k की मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के चेक करते हैं, लेकिन साथ उसको विजुअलाइज़ करते हैं कि k की कब वैल्यू ऐसी है जिसके बाद इनर्शिया में एज़ सच फ़र्क नहीं पड़ा, कि इनर्शिया की वैल्यूज़ में एक दफ़ा जब लो होना स्टार्ट हुई उसके बाद मतलब है कि एकदम से मज़ीद ज़्यादा लो नहीं हो रही, बल्कि बस उसी वे में जा रही हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम इनर्शिया की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं और साथ हम उसके एल्बो कर्व बनाने के लिए हम इनर्शिया की वैल्यूज़ का और नंबर ऑफ क्लस्टर्स का आपस में प्लॉट जनरेट कर लेते हैं। अब जैसे ये देखें हमने क्या किया, यहाँ पे k की मुख्तलिफ वैल्यूज़ देखने के लिए हमने कहा कि रेंज का फंक्शन यूज़ किया 2 से 9, यानी k की वैल्यूज़ 2 से स्टार्ट और 9 पे खत्म हो। उसके बाद n क्लस्टर्स में हमने देखें k की वैल्यू k रख दी, यानी कि k की वैल्यू हर दफ़ा फॉर लूप के अंदर रख दी, तो फॉर ये चेंज होती रहेगी, मतलब पहली दफ़ा 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह चलती जाएगी। उसके साथ साथ हमने इसके साथ हर जब k की वैल्यू जो है थी उस k की वैल्यू की दफ़ा हमारे पास जो इनर्शिया की वैल्यू आ रही होगी उसको हमने साथ-साथ अपेंड किया इनर्शिया की वैल्यूज़ के अंदर। इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज़ सारी इकट्ठी होती हैं इनर्शिया की भी। अब हमने एल्बो कर्व को प्लॉट किया, उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमने नंबर ऑफ क्लस्टर्स किए थे और इनर्शिया इनके दरमियान, x पे हमने नंबर ऑफ क्लस्टर्स को रख लिया और y पे हमने इनर्शिया को रख लिया। अब देखिए अगर हमारे पास तो क्या हो रहा है, ये देखिए एक एल्बो किस्म की कर्व आ गई है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास नंबर 4 के बाद यहाँ पे इनर्शिया की वैल्यू मतलब डिक्रीज़ हुई और इसके बाद अगर हम देखें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि एक सीधे वे में ये नीचे-नीचे जा रही है, मतलब डिक्रीज़ हुई है लेकिन स्लोली जा रही है। लेकिन जो एकदम इसका कहने के डाउन आया क्विकली जो ड्रॉप आया वो किधर तक आया, k की वैल्यू 4 तक। इसके बाद जो ड्रॉप आ रहा है वो नॉर्मली आ रहा है, मतलब स्लोली आ रहा है। तो इसका मतलब है कि के की एल्बो रूल हमें ये कहता है कि जहाँ पे जिस जगह पे ड्रॉप जो है एकदम आया था और उसके बाद से अगर ड्रॉप स्लो हो जाए तो वहाँ वही हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, कि के की वैल्यू 4 वो कह रहा है कि हमारे केस में एक बेहतर है कि हम अपने जो मॉडल था अपना डाटा था उसमें हम के की वैल्यू 4 रखते हैं उस डाटा सेट के लिए क्लस्टरिंग में, तो वो हमारे पास बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो हम दोबारा क्या करते हैं अपने एन क्लस्टर्स की वैल्यू 5 की जगह 4 रखते हैं और दोबारा हम देखते हैं, तो अब हम देखें तो अब क्या हमें बेहतर एक क्लस्टर्स नहीं मिलते। यहाँ पे पहले अगर हम देखें तो जो
4 ग्रुप्स बने थे, अब यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं और ये बेहतर डिफाइन है। तो यहाँ तक समझ आ रही है कि किस तरह से एल्बो रूल काम करता है, या कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैं फिर एज्यूम कर लूँ कि समझ आ रही है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, इसी तरह हमने इसकी डिसीजन बाउंड्री भी जनरेट करके देखी है, तो आप देखें हमारे पास 1 2 3 4 4 रीजन में उसने उसको डिवाइड किया। अच्छा, अब एक तो ये था हमारे पास के की वैल्यू फाइंड करने का जो तरीका था वो क्या था, एल्बो रूल था। अब के की वैल्यू फाइंड करने का एक और तरीका भी है हमारे पास मौजूद है, जिसको हम सील हाउसलेट स्कोर भी कहते हैं, सॉरी। अब इस स्कोर में क्या हो रहा होता है हमारे पास, इस स्कोर का ये मैथमेटिकल फार्मूला है, हमें जिस तरह मैंने पहले भी आपको जो जितने भी मैथमेटिकल फार्मूला बनाए हैं उसमें मैंने आपको ये बताया कि हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, उनकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एस के अंदर हमें बिल्ट इन ये स्कोर कैलकुलेट करके दे देते हैं। हम सिंपली एक्स और के मीन डॉट लेबल्स की वैल्यूज़ को प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका स्कोर प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, अब ये हमारे पास मैथमेटिकल जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो हम कर रहे थे फार्मूले की। हमारे पास क्या आ रहा है कि बी माइनस ए और मैक्स ए कमा बी। अब इसमें ए और बी बेसिकली है क्या? ए हमारे पास क्या होता है कि मीन डिस्टेंस होता है पॉइंट का टू अदर पॉइंट्स इन द सेम क्लस्टर, कि हमारे पास हर जो पॉइंट है उसका दूसरे पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है मीन डिस्टेंस को वो कैलकुलेट करता है। इसी तरह जो बी है हमारे पास बेसिकली वो हमारे पास मीन डिस्टेंस होता है पॉइंट का दूसरे जो नेबरिंग क्लस्टर रहेगा उसके पॉइंट्स के साथ। जैसे हमारे पास एक ये क्लस्टर था ना और ये इसका नेबर क्लस्टर है, तो एक जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट का जो कहने के जो डिस्टेंस है ना अपने क्लस्टर के अंदर ही है, यानी कि इस पॉइंट से हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। लेकिन जो इस पॉइंट का अगर हम दूसरे नेबरिंग उससे डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू होगी बी के। अब हमारे पास अगर ये वैल्यू +1 हो, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है वो अपने क्लस्टर में ही बैठता है, उसकी वैल्यू जितनी +1 के करीब होगी, मतलब 0.98 होती है, 0.70 होती है, 0.50 होती है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट है जो अपने क्लस्टर के करीब है, सेंट्राइड पॉइंट के उसके करीब है। और जितनी इसकी वैल्यू अगर 0 की तरफ जाती है, यानी कि या इक्वल टू 0 हो जाती है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट अपने क्लस्टर की बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है। और अगर इसकी वैल्यू माइनस में शिफ्ट होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो स्कोर है वो ये शो कर रहा है कि वो जो पॉइंट है वो अपने क्लस्टर जिस क्लस्टर में हमने उसको रखा हुआ है वो उस क्लस्टर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो नेबरिंग क्लस्टर का हिस्सा है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में जा रही है। अच्छा, ये हमारे पास अभी मैंने देखा है क्वेश्चन की 3 पर भी तो चेंज है। बिल्कुल, हम यही देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ है कि जब हमने 3 पे चेंज आया, 3 के बाद अगर हम 4 पे देखें तो यहाँ पे भी ना चेंज ज़्यादा है। यहाँ पे भी चेंज जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा जितना 4 और 5 में। अगर हम 4 के बाद देखें तो जो चेंज है वो बड़ा स्लो सा है और स्मूथ सा जा रहा है। तो हम उस क्लस्टर को ऑप्टिमल के की उस वैल्यू को हम ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं, जिसके बाद हमारे पास जो इनर्शिया की वैल्यू में चेंज है वो बिल्कुल स्लो हो, यानी कि एक स्मूथ सा हो, आस्ता डाउन हो रहा हो या डिक्रीज़ हो रहा हो। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये देखिए यहाँ पे समथिंग 500, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 300, यानी कि 200 का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम यहीं से इसकी वैल्यू देखें 300 है, तो यहाँ से अगर हम 5 भी देखें तो वो देखिए 200 से नीचे नहीं गई है। ये देखिए 200 से नीचे नहीं गई, 200 से नीचे तकरीबन 6 के करीब जा गई, यानी कि यहाँ पे जो फ़र्क पड़ा है वो तो 100 या 50 पॉइंट्स का पड़ा है। तो इसलिए हम एल्गो रूल में उस के की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद हमारे पास जो इनर्शिया का स्कोर है उसमें जो डिक्रीज़ आ रहा है वो मतलब ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, उसकी वजह से करीब-करीब है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? फिर मैं वापस मूव करूँ दूसरे रूल की तरफ जो हम देख रहे थे। ओके।
अच्छा, दूसरा रूल जो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारे पास क्या था, सिल हॉटशीट स्कोर जो हम देख रहे थे, उसमें मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब उसका जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो जिस तरह हमने अपने जो मॉडल ऊपर ट्रेन किया था, उसके मुताबिक जब हमने स्कोर कैलकुलेट किया तो वो 0.57 है, यानी कि हमारे पास जो ऊपर कहने के पॉइंट्स हैं क्लस्टर्स के, वो अपने अपने क्लस्टर्स में ठीक है, कि इसमें 0.57 आ रहा है उसकी वैल्यू। तो जितनी वैल्यू मैंने आपको बताया जीरो की तरफ जाएगी, इसका मतलब है वो पॉइंट उतना अपने अपने क्लस्टर्स की बाउंड्री पे जा रहा है, और अगर जीरो की बजाय वो माइनस में जा रही है, तो इसका मतलब वो अपने नेबरिंग क्लस्टर का हिस्सा था और वो गलत कैलकुलेट हो रही है, यानी कि गलत क्लस्टर में मौजूद है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ना इसको भी ना हम विजुलाइज़ करके भी दे सकते हैं। तो बजाय इसके कि मैं दोबारा पूरा वो रन करता उसकी वैल्यूज़ वगैरह को, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना फ़र्ज़ी के की वैल्यूज़ ले ली 2 3 4 5 6 7 8, और फ़र्ज़ी मैंने यहाँ पे ये स्कोर्स ले लिए सिल हॉटशीट के। तो हमारे पास क्या हुआ, जब मैंने इसको प्लॉट किया, तो अगर हम देखें, तो हमारे पास जब के की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे स्कोर 0.6 था, 3 थी तो हमारे पास 0.62 था, 4 थी तो हमारे पास वैल्यू 0.68 है, 5 पे अगर हम देखें 0.70। इसका मतलब है कि हमारे पास के की वैल्यू अगर 5 रखते हैं, तो हमारे पास ये इसकी जो वैल्यू है, स्कोर है, वो मैक्सिमम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 5 हमारे लिए ऑप्टिमल है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने फ़र्ज़ी स्कोर्स और फ़र्ज़ी के की वैल्यूज़ रखी हैं, मैंने किसी मॉडल पे या किसी डाटा सेट पे अप्लाई करने के बाद ये नहीं फाइंड। तो आप लोगों का जो टास्क है वो यही होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे एल्गो रूल लगाने के लिए हमने यहाँ पे इनर्शिया की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी, और उसके मुताबिक फिर उसको हमने प्लॉट किया था। आपने क्या करना है, आपने भी किसी डाटा सेट के ऊपर सारे स्कोर्स फाइंड करने हैं अलग-अलग के की वैल्यूज़ के ऊपर, देन उसको प्लॉट करके देखना है कि क्या वाक़ई एल्बो रूल ने, जिस तरह हमने के की वैल्यू 4 दी है, तो इसी तरह क्या हमारे पास जो ये स्कोर है, इसमें भी के की वैल्यू 4 के ऊपर ही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है या नहीं आती। तो ये फिर अब आपने चेक करने की एक्सरसाइज़ है आपकी, आपने लाज़मी करनी। अच्छा, ये तो हमारे पास था के मीन्स क्लस्टरिंग ना। अब एक और क्लस्टरिंग होती है हमारे पास, जिसको हम हिरार्किकल क्लस्टरिंग कहते हैं। हिरार्किकल क्लस्टरिंग में भी आगे मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो हम साथ साथ देखते हैं। अब हिरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या हो रहा होता है, इसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ डाटा पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाटा पॉइंट्स आसानी के लिए 4-5 ले लिए, ए बी सी डी ई और एफ। अब इसमें क्या हो रहा होता है, वो क्या करता है, वो देखता है ए और बी, किसी भी एक पॉइंट को चूज़ करेगा और उसका डिस्टेंस फाइंड करेगा, यानी कि ए का बी से फाइंड करेगा, ए का सी से फाइंड करेगा, ए का डी से फाइंड करेगा। तो अब हमारे पास क्या होगा कि इसने देखा ए और बी का डिस्टेंस सबसे सेम है, तो ए और बी को वो एक कहने के लिंक कर देगा। फिर उसके बाद जब ए और बी एक लिंक बन गया, यानी कि एक क्लस्टर बन गया, पहले ये 2 पॉइंट्स थे, अब ये दोनों पॉइंट्स मिलके क्या बन गया, एक क्लस्टर बन गया। फिर ये जो पूरा क्लस्टर है, ये हमारे पास दोबारा कैलकुलेट हो गया डिस्टेंस, जैसे सी से और फिर डी से। अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का अगर हम डिस्टेंस देखें, सी से करीब है और डी से दूर है, तो अब ये दोनों किससे लिंक हो जाएंगे, सी से। फिर देखिए हमारे पास सी से ये क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। इस तरह हमारे पास हिरार्की बनती जाती है। इसी तरह जो पॉइंट ज़्यादा दूर थे, जब इसने डिस्टेंस फाइंड किया, तो इसने देखा ई और एफ आपस में करीब थे, तो इसने ई और एफ का भी यहाँ से आपस में लिंक कर दिया। जिस तरह यहाँ से ए और बी का आपस में लिंक किया, इसी तरह ई और एफ का भी आपस में इसने यहाँ पे लिंक कर दिया, क्योंकि बाकी पॉइंट्स उस तरह से आपस में करीब नहीं थे, इसलिए उसने आपस में उनको लिंक नहीं किया डायरेक्टली। अब हमारे पास ई और एफ का डिस्टेंस वो डी से भी देखेगा, और अब हमारे पास क्योंकि ए बी और सी तीनों एक क्लस्टर में आ गए हैं, तो अब इसका भी डिस्टेंस डी से देखेगा। अगर हम देखें तो ई और एफ जो है वो डी से ज़्यादा दूर है, और ए बी सी करीब है, तो इसलिए हमारे पास जो डी है वो पहले किस में ऐड हो जाएगा, इस वाले क्लस्टर में ऐड हो जाएगा, यानी कि ए बी सी में ऐड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये चारों इकट्ठे हो गए, ये दो भी अलग है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास डाटा पॉइंट्स ही ये रह गए, तो हमारे पास ये जो पूरा क्लस्टर था, इस पूरा क्लस्टर आप इसके डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आखिर पे लिंक हो जाएंगे। तो हिरार्की क्लस्टरिंग में इस तरह से हमारे पास हिरार्की बनती जाती है। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एग्लोमेरेटिव, और दूसरी हमारे पास डिवाइसिव होती है। एग्लोमेरेटिव वही है जो भी मैंने आपको बताई है, बॉटम अप, और डिवाइसिव होती है टॉप डाउन। ये जो मैंने भी आपको बताई है, ये हमारे पास एग्लोमेरेटिव है, और मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में या हर जगह हम यही यूज़ कर रहे होते हैं देखने। दूसरे में हमारे पास क्या रहता है कि हम समझ कंसीडर करते हैं कि ये पूरा जो है डिवाइसिव में, उसके नाम से ज़्यादा है डिवाइड करना। तो इस पूरे को ना एक क्लस्टर पे समझता है, उसके बाद इसको फिर जो पॉइंट्स उसके करीब होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको आपस में तोड़ता जाता है, और इस तरह हमारे पास टॉप डाउन हिरार्की बनती है। इसमें हमारे पास बॉटम अप हिरार्की बनी है, उसमें हमारे पास टॉप डाउन हिरार्की बनती जाती है। तो हम एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को इधर देखेंगे।
कि वो किस तरह से हमारे पास काम करते हैं। तो स्टार्ट जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिंगल एक जो डाटा पॉइंट होता है वो सिंगल क्लस्टर होता है, फिर वो आस्ता आस्ता हर स्टेप के ऊपर दो जो करीबी क्लस्टर या डाटा पॉइंट आपस में मर्ज होकर एक सिंगल क्लस्टर बनाते रहते हैं। और उसके लिए हम कोई ना कोई डिस्टेंस मैट्रिक जैसे इड्यूसिन डिस्टेंस होता है उसको हम रख लेते हैं। उसके बाद ये तब तक चलता रहता है, रिपीट होता रहता है जब तक कि हमारे पास एक सिंगल या जितने हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स रिक्वायर होते हैं कंप्लीट ना हो जाए। अब हमारे पास ये जो क्लस्टर्स बनते जाते हैं या डिस्टेंस कैलकुलेट होता है या पॉइंट्स जो आपस में मर्ज हो जाते हैं वो किसी न किसी मेथड की वजह से होते हैं। वो जो लिंकेज के मेथड हैं कि जिसकी वजह से वो आपस में लिंक करता है वो चार तरह के हैं हमारे पास। उसमें हमारे पास एक सिंगल लिंकेज होता है, एक कंप्लीट लिंकेज है, फिर हमारे पास एवरेज लिंकेज होती है और फिर हमारे पास वॉर्ड्स की लिंकेज होती है। अच्छा, अब सिंगल लिंकेज है, सिंगल लिंकेज में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमारे पास लेट्स से एक ये क्लस्टर 1 था और एक ये क्लस्टर 2 था। तो सिंगल लिंकेज में हमारे पास एक क्लस्टर क्या दूसरे क्लस्टर के पॉइंट से है हमारे पास हर पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन वो उस पॉइंट की बेस पे एक दूसरे में मर्ज होते हैं जो जिनका डिस्टेंस सबसे कम होता है। जैसे अगर हम ये देखें पी आई और पी जे, तो ये 2 पॉइंट इस क्लस्टर में ऐसे थे इन दोनों में जो कि दूसरे का डिस्टेंस सबसे कम था। इस बेस पे क्या हो गया, आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएँगे। ये पॉइंट समझ आ रहा है? हायरार्किकल लिस्टिंग में। ओके, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि हमने सिंगल जो लिंकेज होगी उसमें हमने या कोई भी लिंकेज मेथड होता है उसमें हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना होता है हर दूसरे पॉइंट के साथ। लेकिन क्या होता है कि हम सिंगल लिंकेज जब हम वैल्यू सेट करते हैं आगे हम जब उसके कोड के अंदर लिंकेज का मेथड होता है वहाँ पे हम सिंगल लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उसने जब किसी दो क्लस्टर को आपस में मर्ज किया तो इस बेस पे किया कि उनके दरमियान जो सबसे करीब या सबसे जो कम डिस्टेंस वाले पॉइंट थे उनकी बेस पे उन्होंने उसको मर्ज कर दी। इसी तरह जब हमारे पास कंप्लीट लिंकेज आती है तो कंप्लीट लिंकेज में हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो सबसे दूर वाले पॉइंट्स होते हैं यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनकी बेस पे हम दो क्लस्टर्स को आपस में मर्ज करते हैं। लेकिन अब सिंगल लिंकेज का भी कोई फ़ायदा होगा और कोई नुकसान होगा। इसी तरह हमारे पास क्या है कि जो कंप्लीट लिंकेज है इसके भी कोई प्रोज़ एंड कॉन्स होंगे। अब हमारे पास क्या होता है कि सिंगल लिंकेज में जब हम करीब के पॉइंट्स की वजह से इसको कर होते हैं तो सम टाइम जो आउटलायर्स होते हैं वो अकेले रह जाते हैं। यानी कि वो किसी क्लस्टर का हिस्सा नहीं बन पाते क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं मिनिमम डिस्टेंस की बेस पे उसको मर्ज कर रहे होते हैं। कंप्लीट लिंकेज में जब हम मैक्सिमम पॉइंट्स को देख रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम आउटलायर्स को साथ लेके चल रहे होते हैं। इस तरह से जो नॉइज़ है उसको भी जो है मॉडल है वो या आउटलायर्स को भी समझने की कोशिश करता है और उसको अपने साथ किसी क्लस्टर्स में मर्ज करता जाता है। लेकिन अब इसका कौन क्या है हमारे पास कि सम टाइम ये इस तरह से करता है दूर के पॉइंट्स को भी मर्ज करते-करते या तो एक बड़ा क्लस्टर बना देगा या फिर जो बड़े क्लस्टर्स होंगे उनको ज़्यादा छोटे क्लस्टर्स में तोड़ देगा। तो अब इन दोनों के जो फ़ायदे नुकसान थे उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि हम एवरेज लिंकेज का मेथड यूज़ कर लें। अब एवरेज लिंकेज क्या करता है, ये हर पॉइंट का दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। जब हम एवरेज निकाल लेंगे उसकी बेस पे जब हम उसको कहने के मर्ज करेंगे तो अब इस तरह हमारे पास एक में जो अगर आउटलायर्स को हम छोड़ रहे थे और एक में हम आउटलायर्स को लेके चल रहे थे तो वो दोनों मसले इसमें हल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आती है हमारे पास वार्ड्स लिंकेज। वार्ड्स लिंकेज कह लें कि मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होती है जब हमारे पास बड़े डाटा सेट हों और उसके बाद जब हमने कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स बनाने हों तो उस टाइम हम वार्ड लिंकेज को यूज़ करते हैं। अब वार्ड लिंकेज में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि लेट्स से हमारे पास एक ये क्लस्टर है और एक ये हमारे पास क्लस्टर है। तो हम ये करते हैं इन दोनों क्लस्टर का कोई मीन या सेंट्रॉइड पॉइंट कहते हैं, सेंटर पॉइंट एक फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम ये करते हैं हर पॉइंट का उस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। जैसे इसका अगर हम करें D1, ये D2, ये D3 और D4, फिर उन सब के हम स्केल ले लेते हैं। अब ये जितने पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स का हमने सेंटर पॉइंट के साथ ही करना होता है, डिस्टेंस फाइंड करना होता है। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमने वैरिएंस को भी मिनिमम करना होता है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हमारे पास इनके जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया उसमें से हम उसकी वैरिएंस को माइनस करते हैं। वो अब माइनस कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं क्लस्टर के विदिन भी एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और हर पॉइंट का उसके साथ भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। जैसे लेट्स से अगर हमारे पास ये C1 और C2 डिस्टेंस है इसके अंदर जो हमने कैलकुलेट किया, इसी तरह इस क्लस्टर में हमने जो A1 और A2
फाइंड किया। तो हमने क्या किया, इन दोनों को फिर इसमें से माइनस कर दिया। देखिए -C1 -C2 -A1 और -A2, यानी कि हमने इसके अंदर के जो पॉइंट्स के डिस्टेंस है उनको माइनस कर दिया। इस तरह से हमारे पास जो वर्ड लिंकेज होती है वो काम कर रही होती है कि हम क्या करते हैं, एक सेंटर पॉइंट लिया, हर पॉइंट का उससे डिस्टेंस फाइंड किया, उन सबको सम किया, फिर उसके बाद अपना अपना जो उनके सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस था हर एक क्लस्टर का, उसको उसमें से माइनस कर दिया। उसकी बेस पे जब हमारे पास जो आंसर आएगा उसकी बेस पे फिर हम देन उसको मर्ज करना स्टार्ट कर दें। इस तरह हमारे पास एक कम्पैक्ट जो कहने के क्लस्टर बन जाते हैं। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद ये दोनों आपस में मर्ज होकर एक सिंपल क्लस्टर बना देंगे। अब हमने क्या किया कि हमने ना एक डाटा सेट ले लिया। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, स्टूडेंट की आईडी ली 1 2 3 4 5 और उसके मार्क्स रख दिए 10 7 28 29 35। हमने क्लस्टर्स में से हिरार्की क्लस्टर्स और उसके बाद हम डेंडोग्राम डायग्राम टाइप होती है बनाएंगे और लिंकेज मेथड को इंपोर्ट किया या कॉल किया और फिर लिंकेज में हमने देखे यहाँ पे क्या कर दी, इसकी वैल्यू सिंगल सेट कर दी और यहाँ पे हम किसका डेंडोग्राम बनाएंगे, मार्क्स का ना डेंडोग्राम प्लॉट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये देखिए हमारे पास उसने 4 और जो 2 थे इन दोनों को देखे उसने एक ग्रुप बना दिया। अब ये 4 और 2 का इसने लिंक कैसे बनाया, अगर हम देखें 4 और 2, ये जो मार्क्स का पॉइंट है, अरे मैं आपको पता है ये 0 पॉइंट होता है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। अगर 2 की वैल्यू कितनी थी, 28 थी हमारे पास और 4 की वैल्यू कितनी थी, 35 थी। तो 20 और 35 में डिस्टेंस कितना है, 7, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के करीब है बनिस्बत किसके, 20 के, क्योंकि 20 और 28 को अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर हम 20 और 7 को देखें तो यहाँ पे 13 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 और 35 ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के करीब थे, यानी कि 7 पॉइंट का डिफरेंस था, तो इसने देखें 28 और 35 यानी कि 4 और 2 को आपस में लिंक बना दिया इसका। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे 0 और 1 का भी लिंक इसने बनाया। अब 0 और 1 का लिंक क्यों बनाया भला, अगर हम देखें 0 पे 10 है और 1 पे क्या है, 7 है, यानी कि 10 और 7 में तो सिर्फ 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि उसने जब डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो उसने देखा कि ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सिर्फ 3 यूनिट्स है, यानी कि 3 का फ़र्क है। इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास 0 और 1 वाले पॉइंट भी आपस में मर्ज हो गए और इस तरह 4 और 2 वाले। अब सवाल बचता है कि क्या हमारे पास 3 किस तरफ ऐड होगा ना, या वो 4 2 वाले ग्रुप में जाएगा या 0 1 वाले ग्रुप में जाएगा। तो अब हम अगर हम देखें तो हमारे पास 3 पे वैल्यू क्या थी, 0 1 2 और 3, 3 पे हमारे पास क्या बराबर 20 बराबर। अगर हम देखें 35 और 28, तो 10 से 20 तक अगर हम जाना चाह रहे हैं तो हमारे पास 10 का डिफरेंस है। और इसी तरह अगर हमारे पास 35 और 28 से 20 की तरफ जा रहा है, 28 से 20 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। इसका मतलब 20 हमारे पास 28 और 35 वाले ग्रुप के ज़्यादा करीब है। तो इस वजह से हमने 20 को यानी कि 3 पोजीशन को भी हमने क्या कर दिया, किसमें मर्ज कर दिया, 4 और 2 के साथ। अब ज़ाहिर बात है हमारे पास बचे ये 2 थे, तो आखिर में हमने इन्हीं का एक लिंक बना दिया। इस तरह से हमारे पास ये डेंडोग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी तो ये हमारे पास सिंपल डाटा सेट था जो मैंने खुद से चूज़ किया, जिसमें मैंने सिर्फ 5 वैल्यूज़ ली हैं, उनका डेंडोग्राम इस तरह से बना। जब डेफिनेटली ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो यहाँ पे डेंडोग्राम बहुत ही मतलब क्या है कम्प्लेक्स सा बन जाता है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ईज़ी डेंडोग्राम यहाँ पे चूज़ किया, ताकि आपको समझ आ रही हो कि किस तरह से लिंकिंग हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि हमने पता कैसे लगता है कि हमने कितने हिरार्किकल क्लस्टरिंग बनाने हैं। जिस तरह ऊपर हम के मीन्स क्लस्टरिंग में हम देख रहे थे, तो हमारे पास हमने के नंबर्स चूज़ करने थे। इसी तरह हमें तो नहीं पता ना कि कितने हिरार्किकल नंबर्स मतलब डेंडोग्राम कितने हमने बनाने हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स हैं, उनको बेस पे हम इतने क्लस्टर्स बना रहे होते हैं। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रा करनी होती है कि हमारे पास जो है वो जो किसी बाकी दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन को वो कट ना कर रही हो और उतने हमारे पास जो क्लस्टर्स होंगे वो ऑप्टिमल होंगे। जैसे अगर हमारे पास इस केस में अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से, ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन थी हिसाब से लेंथी थी और इसको कोई और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करे, इसके अलावा कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जैसे अगर हम ये देखें, अगर हम इस लाइन को लेट से चूज़ कर लेते हैं, तो इस लाइन को चूज़ करते हैं अगर हम, तो यहाँ से ये भी कट कर और ये भी कट कर।
अब एग्रीगेटरी जो क्लस्टरिंग था इसमें अगर हम लेट्स से क्लस्टरिंग में हम 3 की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, लिंकेज हमने सिंगल ही रखी है, ये हमने मॉडल कॉल किया, तो ये 5 वैल्यूज़ में देखें उसने क्या किया, हमारे पास 3 क्लस्टर बना दिए। 2 जो वीक बिल्कुल कम वैल्यू थी 10 और 7 देखें उसको उसने इधर रख दिया, और यहाँ पे हमारे पास जो हाई वैल्यू थी 28 और 35 उनको उसने एक क्लस्टर में रखा, और तीसरी जो एक वैल्यू दरमियान में थी 20 की उसने इसको अलग क्लस्टर में रखा, यानी कि 3 क्लस्टर उसने बना लिए। अच्छा, अब हमारे पास जो लेक्चर था या हायरार्की क्लस्टरिंग थी वो तो यहीं तक थी। आगे हम एक रियल केस स्टडी है उसको देख लेते हैं। मैं इसका थोड़ा बहुत बताऊंगा, बाकी आगे टास्क है पेंडिंग। ये डाटा सेट, ये यूआरएल साथ दिया हुआ है, इसको आप फॉलो करेंगे तो यहाँ से आप इजीली उस डाटा सेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वैसे ये डायरेक्टली लोड भी हो जाएगा इसी कोड को रन करने से। तो हमारे पास जो ये डाटा सेट है इसमें हमने कह रहे हैं कि डायबिटीज़ का डाटा सेट है, जिसमें ग्लूकोज वगैरह की वैल्यू, ब्लड प्रेशर वगैरह की वैल्यूज दी हुई, इंसुलिन की, बीएमआई वगैरह दी हुई है, एज और आउटकम, और 1 और 0 बताए हुए हैं। 1 आई थिंक सो होगा कि डायबिटीज़ बंदे में मौजूद है, और 0 होगा कि डायबिटीज़ बंदे में नहीं है। तो इसके डाटा सेट में से हमने फीचर और डीएमआई को कहने के दो चीज़ों को लिया, फीचर्स में से दो, ग्लूकोज और डीएमआई को, और उसके बाद हमने उन फीचर्स को स्केल कर दिया। स्केल करने के बाद जो एक्यूमुलेटिव क्लस्टरिंग अप्लाई की और क्लस्टरिंग वैल्यू हमने 2 रख दी। तो ये देखें हमारे पास जो 2 किस्म के क्लस्टर बन के आपको नज़र आ रहे हैं, 2 मुख्तलिफ कलर्स में। तो अब आपने क्या करना है कि इस डाटा सेट को अच्छे से समझना है, और इस डाटा सेट पे क्लस्टरिंग के मीन्स चाहे अप्लाई करें, चाहे हायरार्की क्लस्टरिंग अप्लाई करें, और अपने जो रिजल्ट्स हैं और फाइंडिंग्स हैं वो आपने शेयर करनी है। बाकी यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। क्लस्टरिंग, ये क्लस्टरिंग किधर-किधर इस्तेमाल होती है रियल वर्ल्ड में, वो ये यहाँ पे थ्योरेटिकली प्रेज़ेंट है। आप बेशक इसको रीड करें, और अगर इसके रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो तब भी आपने बताना है, क्योंकि आगे आफ्टर फ्यू वीक्स वैसे भी आपका प्रोजेक्ट होगा लास्ट पे, जो आपने सेलेक्ट करना है, और उसकी आपने फिर प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना है मशीन लर्निंग का, चाहे वो सुपरवाइज़ लर्निंग चाहे वो अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग हो अप्लाई करें। तो वैसे ये उसकी एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड में, क्योंकि देखिए जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एनोमली डिटेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स में हम यूज़ करते हैं, सर्च इंजन में इस्तेमाल हो रहा है, ये सारा ये फिर आपने चेक कर लेना। बाकी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ ना समझ आई हो? जी, किसी का कोई सवाल या कोई चीज़ पूछनी हो या कोई चीज़ रिपीट करनी हो? ओके, देन आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं।